अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताना कि आवाज़ ठीक आ रही है? जी, कोई कंफर्म कर देगा कि आवाज़ क्लियर है? ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके। ठीक है, हमने प्रोडक्शन कॉस्ट शुरू किया था और लेके चल रहे हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट की बात की थी। उससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे, वहाँ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट और उसमें अकाउंटेंट की कॉस्ट क्या होती है और इकोनॉमिस्ट कॉस्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। देन वी मूव्ड ऑन और हमने डिवाइड किया कॉस्ट को फर्दर बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, इसकी डेफिनेशन हमें आती है और फिर हम उसकी ग्राफ्स की तरफ चले गए। अच्छा, ये एक बात इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ, ये सारी कॉस्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब शॉर्ट रन की कॉस्ट है, सब शॉर्ट रन की कॉस्ट। लॉन्ग रन की कॉस्ट इसके बाद शुरू होंगी। इसमें ग्राफ्स में मैं एक बार वापस से बना देता हूँ ताकि हमें याद आ जाए, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था, इसमें जब हम कॉस्ट के ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट लिखते हैं। आउटपुट ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, उसकी बात हो रही है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास कॉस्ट आएंगे। ठीक है, किस तरीके से कॉस्ट बिहेव कर रही है। जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो हमें पता है कि एट अ पर्टिकुलर लेवल फिक्स रहेगी, irrespective of the level of output। तो जो फिक्स कॉस्ट है, अकाउंटिंग में भी इस तरीके ऐसे ही बनाई थी और यहाँ पे भी ऐसे ही होगी इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट होती नहीं है, लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, सो ऑल द कॉस्ट आर वेरिएबल। ठीक हो गया। टोटल कॉस्ट की हमने बात की थी। टोटल कॉस्ट का हमने जो कंट्रास्ट बनाया था वो टोटल प्रोडक्ट के साथ बनाया था, अगर आपको याद हो। तो टोटल प्रोडक्ट और टोटल कॉस्ट एक सिमिलर तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। टोटल प्रोडक्ट, जब हमने प्रोडक्ट की बात की थी, एमपी और एपी टीपी की, तो उसमें हमने बात की थी इनिशियली द प्रोडक्ट इज राइजिंग एट अ हाई रेट, उसके बाद द प्रोडक्ट इज राइजिंग एट अ स्लो रेट, और उसके बाद द प्रोडक्ट द टोटल आउटपुट इज फॉलिंग। ठीक है ना, टोटल आउटपुट की बात हो रही है, टीपी मतलब टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्ट। Q1 का लेबर जब तक हायर किया हुआ था तब तक टीपी वाज राइजिंग एट अ हायर रेट। ठीक है ना, यहाँ पे रीजन क्या था कि एमपी वाज राइजिंग। ठीक है, और फिर एमपी वाज फॉलिंग, और फिर एमपी बिकेम नेगेटिव। ये तीन चीजें थी। ठीक है, तो Q1, अच्छा यहाँ पे जो फर्क है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में, वो हमने डिस्कस किया था कि सबसे मेन फर्क जो है वो एक्सिस का है। एक्सिस में जब हम बात करते हैं आउटपुट की ग्राफ्स की, तो एक्स एक्सिस पे हम लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ लेबर या क्वांटिटी ऑफ फैक्टर, किसी एक फैक्टर की क्वांटिटी लिखते हैं, नॉर्मली लेबर की लिखते हैं। वाई एक्सिस पे आउटपुट आता है। कॉस्ट की ग्राफ में रिवर्स चेंज हो जाता है। यहाँ वाई एक्सिस पे कॉस्ट आती है, हम देख सकते हैं कॉस्ट कितनी है, और एक्स एक्सिस पे आउटपुट। ठीक है, तो हमने इसको डिस्टिंग्विश इस तरीके से किया था कि जब Q1 लेबर आपने हायर किया तो वो जितना आउटपुट बनाएगा उसको हमने स्मॉल Q1 बोला था, और ये बताया था कि जब तक टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग एट अ हाई रेट, स्पीड में बढ़ रहा है, उसको होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्ट जब बढ़ रहा है तो उस वक्त फायदा है ना, आउटपुट तेजी से बढ़, वो स्लोली बढ़ रही होगी कॉरेस्पॉन्डिंगली। ठीक है ना, क्योंकि आउटपुट तेजी से बढ़ रहा है, कॉस्ट स्लोली बढ़ रही होगी, दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे।
तो टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ है उस वक्त बढ़ रहा होगा एट अ डिक्रीजिंग रेट, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात है, ये पार्ट ठीक हो गया। इसमें मैंने बताया था कि आप एक चीज डिस्टिंग्विश कर लें, ये मैं करना चाहता था कि इंक्रीजिंग रेट जब भी होगा, इसको या तो एक काम करते हैं, किसी भी ग्राफ की बात आगे भी बढ़ेंगे तो रेट डिक्रीज में। जी, तो प्रोडक्ट इनिशियली होता है डिक्रीजिंग रेट, हम कहते हैं प्रोडक्ट इनिशियली जो यहाँ तक की हमने बात की Q1 तक की, ये इंक्रीजिंग रेट था और इसका रीजन क्या था कि एमपी बढ़ रहा था, फिर ये बढ़ रहा है स्लो रेट, एमपी कम हो रहा है और उसके बाद Q2 के बाद मुझे एक चीज बताना कि आवाज ठीक आ रही है, अगर आवाज ठीक आ रही है तो ओके लिख के भेजना, कोई कंफ्यूजन है आवाज में तो मसला है तो बताओ। ओके, ठीक है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट हमने देखा था, टोटल प्रोडक्ट हमने कहा इनिशियल इंक्रीजिंग होगा उसके बाद डिक्रीजिंग होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम टोटल कॉस्ट कर्व बनाते हैं, टोटल कॉस्ट में हम यहाँ पे आउटपुट लिख रहे थे और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लेबर था, तो हमने डिसाइड किया Q1 लेबर जब हम हायर करेंगे तो आउटपुट बनेगा स्मॉल Q1। ये दोनों Q1 डिफरेंट है, ये Q1 लेबर की बात कर रहा था, ये फॉर एग्जांपल 4 लेबर थे, 4 लेबर ने मिलकर 100 यूनिट बनाए, तो ये वो इनकी क्वांटिटी डिफाइन कर रही है। जब तक टोटल प्रोडक्ट वाज राइजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, उस वक्त टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ रही थी एट अ डिक्रीजिंग रेट। टोटल कॉस्ट में इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फिक्स कॉस्ट,
ये फिक्स कॉस्ट आ गई, ये तो फिक्स है। और यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है वो यहाँ से शुरू होगी, और इनिशियली टोटल कॉस्ट जो है वो स्लोली बढ़ेगी इस तरीके से, कहाँ तक, Q1 तक। उसके बाद से इसका रेट जो इंक्रीजिंग हो जाएगा, कब तक, जब तक ये इंक्रीजिंग है Q2 तक। ये हमारा टोटल कॉस्ट का ग्राफ है, ठीक हो गया। और बाद में इसको हम कुछ हद तक वर्टिकल कर देते हैं जब MP नेगेटिव हो जाता है। तो टोटल कॉस्ट का ग्राफ समझ में आ गया, तो ओके लिख के भेज दो, कोई कंफ्यूजन न पूछ लो। ये हमने पहले ही बनाया था इस तरीके से। टोटल कॉस्ट का ग्राफ समझ में आ गया तो पूछ लो। ये वर्टिकल, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ये गलत है। ये अकाउंटिंग की हद तक सही है, हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे। जी, कोई कंफ्यूजन है इसमें तो पूछ लो, समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दो। ओके, एक सेकंड देख लेते हैं शामिर। टोटल कॉस्ट का स्ट्रेट होता है? नहीं, स्ट्रेट नहीं होता, स्ट्रेट नहीं होता। अभी हमने बताया पहले जो है डिक्रीजिंग रेट, उसके बाद इंक्रीजिंग रेट, ठीक है ना। इसको यहाँ पे जी, इनिशियली डिक्रीजिंग रेट कॉन्केव बन रहा है, उसके बाद से इंक्रीजिंग रेट। तो और स्मूथ कर लेते हैं इसको। टोटल कॉस्ट को अगर हम सब दिखाएं, इनिशियली डिक्रीजिंग रेट, उसके बाद से इंक्रीजिंग रेट, Q1 के बाद से Q2 तक, ठीक हो गया। जब टोटल कॉस्ट समझ में आ गई है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी इसी तरीके से होगी। बस ये है कि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट बनाते हैं, फिक्स कॉस्ट जो है हॉरिजॉन्टल होगी, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट से पैरेलल है। जैसे टोटल कॉस्ट रिएक्ट कर रही है उसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट रिएक्ट करेगी, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक हो गया, बिल्कुल पैरेलल जाएगी इससे। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि हम जो मैंने फिक्स कॉस्ट लिखा है उसको भी हम लिखे टोटल फिक्स कॉस्ट, और जो वेरिएबल कॉस्ट हम बना रहे हैं वो भी हम बनाए टोटल वेरिएबल कॉस्ट। TVC और TFC लिखना है आपको। तो ये पूरा ग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ समझ में आ गया। टोटल प्रोडक्ट के लिहाज से हमने इसको बनाया है। बिल्कुल, टोटल प्रोडक्ट जब इनिशियली इंक्रीजिंगली बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंगली बढ़ेगी, बढ़ेगी लेकिन डिक्रीजिंगली, एट अ डिक्रीजिंग रेट। उसके बाद से टोटल कॉस्ट बढ़ेगी एट एन इंक्रीजिंग रेट Q1 के बाद से। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न वही है कि MP जो है यहाँ पे फॉल कर रहा है, और इनिशियली MP बढ़ रहा था तो कॉस्ट स्लोली बढ़ रही थी। MP का बढ़ना अच्छी बात है। TVC जो है ये बिल्कुल पैरेलल होगी टोटल कॉस्ट के। और लास्टली कि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस जो है इन दोनों के दरमियान, वो क्या है? वो है आपकी फिक्स कॉस्ट। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो फिक्स कॉस्ट है, और वो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा जब भी पैरेलल है। ये चीज समझ में आ गई है ग्राफ? तो ओके लिख के भेज दो, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो।
ओके, बाकी लोग? सिमरा सही है, मारू, समीर, मनाहिल, अनुषा, हनिया और बाकी कौन है हमारे पास? हसन, शहरियार, हबीबा, अरीज, अनुषा। ओके, ठीक है। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं एवरेज कॉस्ट की तरफ। मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग में स्ट्रेट लाइन इसलिए बनती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, बिकॉज यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अज्यूम की जाती कांस्टेंट है। अगर अकाउंटिंग में एमसीक्यूज आएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, मतलब पर यूनिट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है। लेकिन ये अकाउंटिंग की बात हो रही है, हमारे लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट कांस्टेंट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनता है, किस तरीके से बनता है हम देख लेते हैं। जिस तरीके से हमने इसको पहले लिंक बनाया था एमपी और एपी का, ये हम देख चुके हैं पहले। उसी तरह मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का ग्राफ बनता है। एमपी और एपी में एक बार रिवाइज करा दूं आपको, फिर जो हमने इसी से लिंक बनाया था मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का। जब हम आउटपुट प्रोडक्ट का ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे लेबर लिखते हैं और यहाँ पे आउटपुट। आउटपुट या प्रोडक्ट एक ही बात है। एमपी जो है वो जिस तरीके से था, जो कि बाद में नेगेटिव भी हो जाता है। एपी जो है एवरेज प्रोडक्ट, वो कॉरिस्पॉन्ड कर रहा था एमपी को इस तरीके से। ठीक है, इसे हमने रिलेशनशिप पढ़ा था बीच में, हमने कहा था कि जब तक एमपी एपी से ज्यादा है एपी बढ़ता रहेगा। जैसे ही एमपी एपी के नीचे हो गया, एपी से कम हो गया, एपी विल स्टार्ट टू फॉल एंड एवरेज प्रोडक्ट विल बी एट इट्स हाईएस्ट व्हेन इट मीट्स एपी एट दिस पॉइंट। जब एमपी इज इक्वल टू एपी होगा, उसको लिख लेते हैं, एमपी और एपी जब इक्वल होंगे उस वक्त एपी मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, ये हमने सीखा हुआ है। और यहाँ पे हमें पता है कि Q1 तक AP is rising because AP is rising because क्यों बढ़ रहा है? AP sorry because MP is greater than AP। इसको जरा, AP is rising, why? Because MP is greater than AP। यहाँ पे after Q1 AP is falling because MP is less than AP। जब MP AP से कम है तो AP will start to fall। ठीक है, ये हमने सारा ग्राफ पढ़ा था, इसकी रीजनिंग पढ़ी थी। सिमिलर रीजनिंग अप्लाइज व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ग्राफ को जिस तरीके से बनता है, तो बताया था कि नाइकी की तरीके से। ये बेसिकली हम इसका जो इनिशियल पार्ट है नॉर्मली इसलिए नहीं दिखाते कि मार्जिनल कॉस्ट हम कहते हैं कि बस थोड़ी सी देर फॉल करती है, उसके बाद इट स्टार्ट्स टू राइज। मगर आप अगर इसको पूरा एक इन्वर्टेड यू भी बना दें तो भी ये ठीक है, ठीक हो गया। और इसी कॉरेस्पॉन्डिंग हम बनाते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट। और यहाँ पे भी सिमिलर रीजनिंग है। अच्छा, यहाँ पे एक्सेस याद रखने, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट की बात हो रही है। जी, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट की बात हो रही है और यहाँ कॉस्ट लिखता है। ठीक है, तो इनिशियली आप ये बोलेंगे कि जो आपका एवरेज कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज फॉलिंग। एवरेज कॉस्ट कब तक कम होती रहेगी? जब तक, मतलब इसको हम लिख लेते हैं ये Q1 तक, टिल Q1
एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग। व्हाई? बिकॉज जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। ठीक हो गया? उसके बाद आफ्टर Q1 एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग। एवरेज कॉस्ट राइज क्यों कर रही है जी? इस वक्त कोई बता सकता है व्हाई इज एवरेज कॉस्ट राइजिंग आफ्टर Q1? व्हाई इज एवरेज कॉस्ट राइजिंग आफ्टर Q1? अच्छा, यहाँ पे ना मैं Q1 जो है वो सारे स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि ऊपर हमने कैपिटल क्यू से किया, तो ये रेफर कर रहा है आउटपुट को, और वो जो ऊपर वाला Q1 है वो लेबर को रेफर कर रहा है। जी आगे भी बता सकता है एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग बिकॉज, आगे क्या लिखें? व्हाई इज एवरेज कॉस्ट राइजिंग आफ्टर Q1? जी अनुषा, अरीज, हानिया, हबीबा, मारू, समीर, शामिर, शामिर और हसन, शहरियार, सिमरा, मुनाहिल। सुन रहे हो तुम लोग? सिंपल सा सवाल है, व्हाई इज एवरेज कॉस्ट राइजिंग आफ्टर Q1? नहीं, मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग इज रॉन्ग आंसर। मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग नहीं, ये इनकम्प्लीट आंसर है। मार्जिनल कॉस्ट तो देखिए ना, यहाँ भी बढ़ रही थी। इसको मैं दिखा देता हूँ। मार्जिनल कॉस्ट तो Q0 के बाद से बढ़ ही रही है, लेकिन Q0 से Q1 तक एवरेज इज स्टिल फॉलिंग। ठीक है, तो व्हाई इज एवरेज राइजिंग आफ्टर Q1? जी, व्हाई इज एवरेज राइजिंग आफ्टर Q1? समीर, तुम्हें समझ में आ रहा है? मारू, हानिया, नहीं, मार्जिनल प्रोडक्ट इज फॉलिंग, ये भी गलत गलत जवाब है अनुषा। बट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, और आप बहुत बेहतर, यू आर क्लोज, मतलब आप बेहतर आंसर दे रही हैं, लेकिन ये गलत आंसर। बाकी लोग यार क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? इतनी मुश्किल से नेट सही हुआ है, अभी भी मसले चल रहे हैं। कुछ सुन भी रहे हो, नहीं सुन रहे? मारू ने कुछ जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है? एक सेकंड। एपी मैक्सिमम नहीं, नहीं नहीं बेटा नहीं। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। यार मतलब थोड़ा सा फोकस, मतलब ये तो ना, मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता ना, अगर वो सिर्फ इन दो लाइन को फोकस की एसी इज फॉलिंग, एवरेज कॉस्ट बढ़िया बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट कम है, एवरेज विल कीप ऑन फॉलिंग। ठीक हो गया? फिर क्यों क्या हो रहा है? एवरेज बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, तो उसका रीजन क्या है? आफ्टर Q1 वाई दैट? ये नहीं समझ में आ रहा, तो एटलीस्ट क्वेश्चन मार्क जी, अगर नहीं समझ में आ रहा एटलीस्ट क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दो।
आवाज आ रही है तुम लोगों को? आवाज आ रही है? एटलीस्ट सो के लिख के भेजो, आवाज क्लियर है? अभी आवाज ठीक है? कंफ्यूजन है? आवाज क्लियर है या मसला बताओ? अब मेरी बात सुनो, समझा? तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते यार? तुम लोग एटलीस्ट ये तो, अभी जो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। ठीक है, फिर से अटक रही, फिर से बात अटक रही है। After Q1, why the is falling? Because margin is than average. Because marginal is less than average. After Q1, average cost is rising because